हेलो माय डियर स्टूडेंट, सो वेलकम इन टुडे सेशन। आज एक नया टॉपिक है हमारा, टॉर्क एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल। आज हम क्या स्टडी करेंगे, हमारे पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, यूनिफॉर्म। ये मैं रेड कलर से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर देता हूँ और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई वेक्टर से हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, और आपको पता है यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती है और टर्मिनेट कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज पे। तो बेटा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। सपोज यहाँ पे भी 10 न्यूटन पर कूलम, यहाँ पे भी 10 न्यूटन पर कूलम, यहाँ पे भी 10 न्यूटन पर कूलम। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको पता है इसकी डायरेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में वैसे मैंने आपको बताया था। हमें करना क्या है, हमें ये स्टडी करना है बेटा, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखी हुई है। क्या होती है इलेक्ट्रिक डायपोल, आपको पता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जब कुछ डिस्टेंस पे रखे हो, उस कॉम्बिनेशन को हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल का। ठीक है, ये हमने क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखी हुई है। ठीक है, और आपको पर इस इलेक्ट्रिक डायपोल का हम नाम दे देते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने नाम दिया है, सपोज ये ए बी इज ए इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसपे चार्ज क्या है, नाम दिया है ए बी, माइनस क्यू और प्लस क्यू क्या है, इस डायपोल पे चार्ज है। अब मेरी बात सुनो बेटा, इस डायपोल का कुछ लेंथ भी तो रहेगा। डायपोल का लेंथ कितना है, सपोज डायपोल का लेंथ कितना है, 12। इस डायपोल का लेंथ कितना है, 12। और अब एक बात बताओ बेटा, जब इस डायपोल को हमने कैसे रखा हुआ है, हमने थीटा एंगल पे रखा हुआ है। ये सिचुएशन कैसी है, आप यूं देख सकते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, ऐसे जैसे रेड वाला मार्कर है, इस डायरेक्शन में है, और डायपोल कैसी रखी हुई है, यूं रखी हुई है। तो इन दोनों के बीच में एक थीटा एंगल बनेगा ना। ठीक है, उसी थीटा एंगल को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है बेटा, थीटा। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इस डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या इस डायपोल पे कोई फोर्स लगेगा, सोच के देखो बेटा। एक बात बताओ, यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखे हैं, तो चार्ज पे फोर्स लगेगा, नेचुरली लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा, हमें पता है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था तब पढ़ा था। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज को रखेंगे तो क्या होगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना लगता है, चार्ज टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू ई फोर्स लगता है। ठीक है, सिमिलरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, यहाँ पे चार्ज कितना रखा है, Q, तो इसमें फोर्स लगेगा। और अब फोर्स लगेगा तो देखेंगे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। अब बेटा एक बात बताओ आप मुझे, ये माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस माइनस क्यू चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात, अट्रैक्ट करेगा तो कुछ फोर्स लगाएगा। क्या लगेगा, फोर्स, मतलब माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली जो बी पॉइंट पे जो चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, डायपोल का जो दूसरा चार्ज है, इस पे फोर्स लगेगी क्या, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, डायपोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कितनी फोर्स से, F। क्यों, अब एक बात बताओ, दोनों फोर्स इक्वल रहेगी, क्यों रहेगी बेटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो एक बात बताओ, फोर्स किस किस पे वैल्यू, किस किस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पे, दोनों ही कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म लिया हुआ है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमने क्या लिया हुआ है, यूनिफॉर्म। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
ओके, और चार्ज का आपको पता है डाइपोल में दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो दोनों चार्ज पे फोर्स क्या लगेगी, सेम फोर्स लगेगी और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। माइनस क्यू चार्ज है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और प्लस क्यू चार्ज पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। होपफुली यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब एक बात बताओ बेटा, हम जो इसमें हमने जो यूज की है उन चीजों को एक बार लिख देते हैं, क्या क्या चीजें यूज हुई है। लेट ई वेक्टर क्या चीज है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डिटेल में आप लिख लेंगे इसको। और हमने क्या लिया है, एबी। एबी क्या है, एबी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एबी क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। और थीटा, अब एक बात बताओ बेटा, ये डाइपोल है, दो चार्ज का कॉम्बिनेशन है, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो जहां इलेक्ट्रिक डाइपोल है वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। और आपको पता है इन दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको पता है फ्रॉम माइनस क्यू से प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो मैं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को दिखाना चाहूँ तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये वाली बनेगी, इन दिस वे। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या बनेगी, पी वेक्टर, ये वाली डायरेक्शन बनेगी ए टू बी, ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। ये सारी ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये सारी की सारी लाइन क्या दिखा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी ये लिख दूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे देखो डाइपोल मोमेंट और जो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का भी एंगल कितना है, थीटा, ओके। और मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे रखा हुआ है, थीटा एंगल पे। तो आप यहाँ पे लिख दो थीटा। थीटा क्या लिख दोगे, थीटा इज दैट एंगल at which electric dipole is placed with respect to electric field, with respect to electric field. ओके बेटा। और क्या ही हमने यूज किया, 12 क्या चीज है, डाइपोल लेंथ। 12 क्या है, डाइपोल लेंथ, प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या है, चार्जेस ऑन डाइपोल। डाइपोल के साथ में इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे ये चार्जेस है। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। फाइनल एग्जाम में भी इतना ही लिखना है, आपको पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिखनी ये जरूरी नहीं होती है चीजें, ठीक है। आपका एक्सप्रेशन सही होना चाहिए, उसी के मार्क्स मिलने हैं रिजल्ट के। अब एक बात बताओ बेटा, क्लास 11th में आपने एक चीज देखी थी, ठीक है, आपने कपल स्टडी किया था, टॉर्क स्टडी किया था। मतलब क्या है, ये कोई लाइन है, इस पे क्या है, F फोर्स ऊपर लग रही है, F फोर्स नीचे लग रही है। जब टू फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट एक्ट करें और ये उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या लगता है, टॉर्क। मतलब क्या है, ये बीच वाली लाइन ये क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। ये लाइन क्या है, ऐसे रोटेट कर जाएगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। क्लॉकवाइज में रोटेट कर सकता है, एंटी, मतलब मेरी बात समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो इस पे अब सेम सिचुएशन यहाँ पे होगी। जो ये वाली लाइन आप देख रहे हो, इस पे एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, टॉर्क, या इसको रिस्टोरिंग कपल भी बोलते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो बेटा अब क्या है, यहाँ पे मैं ये कैलकुलेट करूं कि टॉर्क कितना लगेगा, तो आप बता सकते हो। देखो टॉर्क क्यों लगा, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, और वो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इससे क्या होगा, डाइपोल पे क्या लगेगा, टॉर्क, डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। सो लिखो, इफ we place electric dipole in uniform electric field
then it will experience a torque और रिस्टोरिंग कपल। क्या फील करेगा? टॉर्क या इसको क्या कहेंगे? रिस्टोरिंग कपल। तो इस टॉर्क की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा बताओ? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला होता है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों फोर्स के बीच में क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अभी तो हमें ये एंगुलर डिस्टेंस का पता है, सॉरी ये वाला डिस्टेंस है ना हमारे पास, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर फोल्ड कर लेते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। और ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। तो अब एक बात बताओ, दोनों फोर्स, एक फोर्स यहाँ लग रही है, दूसरी फोर्स यहाँ लग रही है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पीसी। तो आपको टॉर्क के लिए सिंबल क्या चीज है? टाउ। फोर्स कितनी लग रही है? एफ। डायपोल पे फोर्स कितनी लग रही है? एफ। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? बीसी। एफ इंटू बीसी। एफ इंटू बीसी। तो टॉर्क आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। टॉर्क है, टॉर्क को हम लिख सकते हैं एफ इंटू बीसी। फोर्स एफ की वैल्यू कहाँ से निकालोगे? अब अभी मैंने बताया था एफ को इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज रखा तो उसपे फोर्स किसके इक्वल लगती है? फोर्स कितनी लगी थी? क्यू टाइम्स ऑफ ई। सिमिलरली यहाँ पे भी फोर्स कितनी आ जाएगी? क्यू टाइम्स ऑफ। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। देखो एक ये वाला डायरेक्शन, इसको पॉजिटिव ले लोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव सिंबल क्या दिखा रहा है? फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है। और यहाँ पे फोर्स का मतलब क्या है? नेगेटिव साइन मैंने लगा दिया। फोर्स कहाँ लग रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। अब एक बात बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की टर्म में लिख रहे हैं। अभी हम फॉर्मूला किसकी टर्म में लिख रहे हैं? मैग्नीट्यूड की टर्म में लिख रहे हैं। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्यू टाइम्स ऑफ ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? बीसी। कितनी है बेटा? बीसी। सो अब एक बात बताओ, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? यहाँ BC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आप। कैलकुलेट करके देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम ज्योमेट्री। ठीक है। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल साफ दिख रही है, तो इसमें साइन थीटा निकाल लो आप। साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना? BC। हाइपोटेन्यूज कितना? AB। BC को क्या लिख पाओगे? AB इंटू साइन थीटा। BC इज इक्वल टू AB क्या हो जाएगा? डायपोल लेंथ 12 इंटू साइन थीटा। अब आप क्या करोगे बेटा? ये जो BC की वैल्यू है, ये जो BC की वैल्यू है बाईपास करके यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो BC वाली वैल्यू उसको हम 12 sin थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लिखना चाहूँ तो टॉर्क को मैं क्या लिख दूंगा? Q इंटू ई, और BC को क्या लिख देंगे हम? 12। BC को क्या लिख देंगे? टॉर्क की वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई। तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे हम, तो Q, ठीक है, इंटू 12 ऐसे लिख दूं, इंटू ई। अच्छा साथ में साइन थीटा था ना, 12 साइन थीटा, तो भाई साइन थीटा को मत भूलो। ठीक है। क्यू ई इंटू क्या था? एक मिनट, इसको रब भी कर देते हैं, वही लिख देते हो ऊपर, यहाँ कंफ्यूजन होगी। ठीक है। ठीक, यहाँ पे देखो लिखोगे वी नो, जो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? क्यू ई इंटू बी सी। क्यू ई इंटू बी सी। बी सी की वैल्यू कितनी? 12 साइन थीटा। ठीक है बेटा। टॉर्क इज इक्वल टू क्यू 12, क्यू इंटू 12 रीअरेंज कर दो, ई साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू, अब एक बात बताओ, क्यू इंटू 12 क्या होता है? चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच, चार्ज का मैग्नीट्यूड और डायपोल के लेंथ की जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या बताती है? डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको P लिख सकते हो ना।
इंटू ई साइन थीटा। Q इंटू 12 को हम क्या लिखेंगे, आप लिखोगे Q इंटू 12 को हम जानते हैं क्या होता है, P होता है, ठीक है। तो टॉर्क को हम क्या लिख पा रहे हैं, PE साइन थीटा। बेटा ये हमने मैग्नीट्यूड की टर्म में लिख दिया, यहाँ पे टॉर्क किसकी टर्म में है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अब एक बात बताओ, क्या वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? आपको पता है टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो अब आप इसको क्या वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, ये तो आपने इसका लिख दिया इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। सॉरी फॉर राइटिंग आपको पता ही है कैसी है। अब एक बात बताओ, वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो कैसे लिख पाएंगे? बेटा आपको याद है, होपफुली याद ही होगा, आप ऐसे लिख सकते हो, A क्रॉस B जब होता है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, AB साइन थीटा n कैप, ऐसे लिखते हो ना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, आपके पास में क्या है, PE साइन थीटा है। PE साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, P क्रॉस E, क्या लिख सकते हो, P क्रॉस E। तो अब क्या है, टॉर्क के ऊपर भी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा आपको पता है कि P क्रॉस E को हम क्या लिख देंगे, टॉर्क लिख देंगे, और टॉर्क की एक कोई डायरेक्शन भी होगी। टॉर्क की डायरेक्शन कौन बताएगा, ध्यान देना, टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा P क्रॉस E का, जो P और E का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वो टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। आपने जैसे पहले 11th में पढ़ा है ना, जैसे आपके पास दो वेक्टर है, A क्रॉस B से आपको C वेक्टर मिला, तो C वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताएगा, इन दोनों का क्रॉस, और क्रॉस से डायरेक्शन कैसे निकालते हो, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल लगा के। तो अब क्या है, जब P क्रॉस E करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें टॉर्क कहाँ लगेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये वाला इतना समझ में आया आपको, टॉर्क कितना होता है, P क्रॉस E। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो लगने वाला टॉर्क है, मतलब टॉर्क क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को रखेंगे तो टॉर्क उसको रोटेट करवाने की कोशिश करेगा। टॉर्क का मतलब यही होता है, रोटेटिंग फोर्स क्या होता है, टॉर्क होता है। तो डाइपोल रोटेट करने की कोशिश करेगी, तो जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी, टॉर्क कहाँ लगेगा, तो टॉर्क की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, we use right hand स्क्रू रूल, ठीक है। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलवाता हूं। क्लास 11th में मैंने आपको बताया था, आपको पता है A क्रॉस B करना हो, A क्रॉस B करना हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, A वेक्टर आपका ये है, थीटा एंगल A वेक्टर ये है, और B वेक्टर थीटा एंगल पे ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो A क्रॉस B करना हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले जो पहले वेक्टर गिवन होता है उसकी डायरेक्शन में अपनी फिंगर को क्या करोगे, पॉइंट करोगे, और जो दूसरा वेक्टर उसकी तरफ, और पहले वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर को क्या स्ट्रेट पॉइंट करोगे, और इन फिंगर के साथ थंब को क्या रखोगे, परपेंडिकुलर, थंब को क्या रखना है, परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है। फिंगर के साथ में थंब कितना, परपेंडिकुलर, तो A वेक्टर के लोग फिंगर को पॉइंट कर लो, थंब परपेंडिकुलर है, और जो दूसरा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, फिंगर को कर्ल कर देंगे, तो थंब क्या है, किसकी डायरेक्शन बताएगा, इन दोनों के क्रॉस की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। इन दोनों के क्रॉस से जो भी वेक्टर मिलेगा, मान लो इन दोनों के क्रॉस से C वेक्टर मिला, तो C वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन, प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, आउट ऑफ बोर्ड, ठीक है। अब सेम यहाँ पे अपने पास जो कंडीशन है उसमें हमें टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, मैं यहाँ पे P वेक्टर और E वेक्टर दोनों ड्रॉ करता हूँ। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने यहाँ रेड कलर से रिप्रेजेंट किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है, देखो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया, P वेक्टर A to B है,
और आपको पता है डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है थीटा एंगल से। ठीक है, अब क्या है कि आपको टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी है। टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको P क्रॉस E करना पड़ेगा, मतलब आपको राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप अपनी फिंगर को स्ट्रेट पॉइंट करो और थंब के साथ में कितना एंगल बनाओ, 90 का। अब क्या करोगे, इसी राइट हैंड को यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो ये मेरा लेफ्ट है, ये राइट हैंड है। राइट हैंड कभी इसमें लेफ्ट हैंड से लगाओ तो गलत गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले क्या करो, ये फिंगर को स्ट्रेट पॉइंट करो, थंब परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे रखो। जो फर्स्ट वेक्टर गिवन है उसकी डायरेक्शन में फिंगर को क्या कर लो, पॉइंट कर लो। ठीक है, क्या कर लो, फिंगर को पॉइंट कर लो। अब एक बात बताओ, और फिर अपनी फिंगर को कहां, ई वेक्टर की तरफ घुमाओ। अब एक बात बताओ, राइट हैंड थंब में क्या ऐसे हम इसको फिंगर्स को कर्ल करते नहीं। आपको क्या करना है, अब जब आप इसकी P क्रॉस E फाइंड आउट करोगे तो आपको इस तरीके से फिंगर, मतलब फिंगर क्या है, P वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट करो इस तरीके से। आपका हाथ है ना सही तरीके से घूमना चाहिए, उल्टा नहीं घूमना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज राइट हैंड स्क्रू रूल लगाने में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, अपनी फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर रखेंगे, P वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर को पॉइंट करेंगे और हाथ को कर्ल करेंगे। जो दूसरा वेक्टर गिवन है E वेक्टर, तो P से E की तरफ लेके आएंगे, हाथ को कर्ल किया, थंब कहां जा रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन इनवर्ट डायरेक्शन, बोर्ड के अंदर थंब जा रहा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक, तो अब यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं ग्रीन मार्कर यूज कर रहा हूँ और डॉटेड लाइन दिखा रही है, इस डायरेक्शन में क्या होगा, टॉर्क। ठीक है, और ये टॉर्क की डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन क्या है, बोर्ड की क्या टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और इनवर्ड या आउटवर्ड, इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आपको समझ में आ गया होगा होपफुली अच्छे से। तो टॉर्क यहाँ इस डाइपोल पे कहाँ लगेगा, मतलब ये डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को इसी सिचुएशन में रखेंगे तो ये जो डाइपोल है ये कहाँ रोटेट करेगी, अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ, क्योंकि टॉर्क क्या करेगा, उसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट टॉर्क, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। हमने टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जब डाइपोल को थीटा एंगल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस किया। अब हम क्या इसके स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप क्या इतने नोट कर लो। अब हम स्पेशल केस स्टडी करेंगे, मतलब अब वो टाइम है जो टॉपिक अभी हमने सीखा है उसको हम क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना है, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, इसमें होता क्या है, फर्स्ट केस की बात करेंगे, केस नंबर फर्स्ट। मैंने क्या बताया, आपके पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने थीटा एंगल पे क्या रखी, डाइपोल प्लेस की। थीटा एंगल पे क्या प्लेस की, डाइपोल। ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ तो एंगल बना नहीं है, इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है ना, दिखाए लाइन ना दिखाए ना दिखाए, मतलब दिखाओ या ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे थीटा एंगल है तो मतलब क्या है, डाइपोल थीटा एंगल पे प्लेस्ड है, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे भी थीटा होगा, यहाँ पे भी थीटा होगा, यहाँ पे भी थीटा, आगे कहीं हर जगह थीटा। आपने क्या देखा, जब किसी डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे, ठीक है, तो उस पे लगने वाला टॉर्क कितना रहेगा, Pe sin थीटा। डेरिवेशन हम कर चुके हैं, इसको हम यूं लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, T is equal to P क्रॉस E। T is equal to P क्रॉस E। डायरेक्शन आपको निकालनी होपफुली आ गई होगी, नहीं आई है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूं, अदरवाइज आप एक बार और इसको अच्छे से आप समझ सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे इसमें एक बार और डायरेक्शन बता देता हूँ, क्योंकि डायरेक्शन ही कंफ्यूजन लगती है स्टूडेंट को। यहाँ पे -q और +q चार्ज है, तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी रहेगी, ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी, ये।
ओके, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है? p वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। आपको टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है, और आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस A, ठीक। आपको देखो क्लास प्रश्न वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। अभी मैंने बताया था आपके पास एक A वेक्टर हो, दूसरा B वेक्टर हो, थीटा एंगल पे हो, यहाँ पे आपको कह दे कि A क्रॉस B किसके इक्वल है? C वेक्टर के इक्वल है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको एक नया वेक्टर C दे रहा है, उस C वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो आप कैसे निकालोगे? राइट हैंड स्क्रू रूल, RHS, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो क्या कहता है राइट हैंड स्क्रू रूल? पहले मतलब आप अपनी थंब और फिंगर के बीच में 90 का एंगल बनाएंगे, जो पहले गिवन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में फिंगर को पॉइंट कर दो और अपने हाथ को कर्ल करो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, A से B, ठीक है। सो इस केस में ये वाली पोजीशन बनेगी, ठीक है। तो A क्रॉस B करोगे तो थंब कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ। तो इस वाले केस में, फॉर दिस केस, जो डायरेक्शन होगी C वेक्टर की जो डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू प्लेन, आउटवर्ड डायरेक्शन में या नॉर्मल, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ आया। थंब कहाँ आया हमारा? बाहर की तरफ। थंब भी क्या बताएगा? C वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। सिमिलरली आपको ऐसी सिचुएशन हो, A वेक्टर यहाँ है और B वेक्टर यहाँ दे दे, ठीक है, थीटा एंगल पे, और आपको कह दे कि A क्रॉस B से एक नया वेक्टर बन रहा है C। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फिंगर को कहाँ पॉइंट करोगे? A वेक्टर की डायरेक्शन में, और फिर अपनी फिंगर को कहाँ कर्ल करोगे? दूसरे वेक्टर जो जिसके साथ क्रॉस करना है उसकी डायरेक्शन में, A क्रॉस B। तो थंब कहाँ जा रहा है? अब अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस केस में क्या है? मतलब जो C वेक्टर, ये जो नया वेक्टर बना, दोनों के क्रॉस करने से जो नया वेक्टर बन रहा है C वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू प्लेन होगी। प्लेन क्या? ये बोर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन होगी, बट किस डायरेक्शन में? इनवर्ड डायरेक्शन में। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ चुका है। हमारे पास सिचुएशन कौन सी है? हमारे पास सिचुएशन ये है, P वेक्टर ऐसे है और E वेक्टर ऐसे है, ठीक है। ये आपको ऐसे गिवन है, एक P वेक्टर है और दूसरा क्या है? E वेक्टर है। आपको P क्रॉस E करना है। अब क्या करना है? P क्रॉस E मतलब थंब और फिंगर के बीच में परपेंडिकुलर 90 का एंगल होना चाहिए। क्या करोगे? फिंगर को किस डायरेक्शन में करोगे? जो पहले गिवन वेक्टर होता है, पहले P गिवन है तो P की डायरेक्शन में, ठीक है, और फिर E की तरफ क्या करोगे? कर्ल कर दोगे। तो थंब कहाँ जाएगा? बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे जो टॉर्क की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या रहेगा बेटा? परपेंडिकुलर टू प्लेन इन इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड रहेगी, इनवर्ड टू प्लेन। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द डायरेक्शन। इसको मैं रब कर देता हूँ, ये हमारे काम की ज़्यादा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो बस डायरेक्शन ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, कई बार आप ध्यान नहीं देते हो 11th में, ठीक है। ओके, अब बेटा फर्स्ट केस हमने कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे डाइपोल रखेंगे तो टॉर्क कितना लगेगा? इतना लगेगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी कंडीशन ऐसी हो जाए तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और जो आपने डाइपोल रखा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ही क्या रख दिया? डाइपोल, -q + q। मतलब ये सेकंड केस है। सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी? सेम है, ठीक है। मतलब क्या है? ये कंडीशन बन गई, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, या फिर आप इसको यूं लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट हैव सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाए? सेम। तो उस केस में टॉर्क कितना बनेगा? तो टॉर्क का फॉर्मूला तो जनरल फॉर्मूला तो यही होता है ना, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। टाउ को लिख देंगे P E sin थीटा। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे,
तो थीटा कितना रहने वाला है, 0। थीटा किस के बीच का एंगल होता है, P और E वेक्टर। अब डाइपोल मोमेंट की भी यही डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी के अलोंग है, पैरेलल है दोनों। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की भी क्या है, सेम डायरेक्शन बन रही है यहाँ पे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पैरेलल है। तो इस केस में थीटा हो जाएगा 0, तो क्या होगा, द टॉर्क इज गोइंग टू बी व्हाट, Pe sin 0। sin 0 कितना, 0, तो टॉर्क 0। मतलब क्या है, डाइपोल हिलेगी नहीं, अपनी जगह बिल्कुल आराम से बैठी रहेगी। और इसी कंडीशन को कहते हैं, जब किसी भी चीज पे नेट टॉर्क 0 लगे, उस कंडीशन को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर लिखोगे देन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसमें होगा, इन न्यूमेरिकल में काफी यूज होने वाला है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो ये कंडीशन बनेगी आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम की। थर्ड केस क्या कहता है, थर्ड केस हमारे पास ऐसे भी हो सकता है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन क्या है, ऐसे, ओके, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने ऐसे रख दिया, यहाँ पे प्लस क्यू आ गया, यहाँ पे माइनस क्यू आ गया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस क्यू होता है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, लेफ्ट टू राइट, ये पहले वाली ही है, ठीक है। अब इस केस में क्या आ गया, ये कंडीशन आपके पास में दूसरी बन चुकी है, ये बनी है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, ठीक है। मतलब क्या है, आप इसको यूं लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाए बेटा, ऑपोजिट, ठीक है। एक इधर है एक उधर है, तो थीटा कितना हो गया, 180 ना, 180 पाई। तो उस केस में टॉर्क कितना एक्सर्ट होगा डाइपोल पे, टाउ इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, P क्रॉस E, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, P E sin थीटा, क्रॉस को रिमूव करते साइन आता है, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू P E sin 180, sin 180 अगेन कितना होता है, 0, sin 180 कितना होता है, 0। तो अब इसमें टॉर्क कितना लगेगा, 0, सॉरी sin 180 कितना होता है, sin 180 0, तो टॉर्क कितना लगेगा, 0। अब एक बात बताओ, इस केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पॉजिटिव ना, ये कौन सा नेगेटिव चलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा पॉजिटिव, ये वाला कौन सा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। सो एक बात बताओ, जब ये पॉजिटिव यहाँ पे आएगा तो ये पॉजिटिव उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो डाइपोल एक जगह आराम से टिकेगी क्या, नहीं टिकेगी। मतलब ये कंडीशन क्या है, टॉर्क तो 0 है, बट यहाँ पे क्या रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब डाइपोल क्या है, वापस रोटेट कर जाएगी, रोटेट करने की कोशिश करेगी वापस उसी डायरेक्शन में, क्योंकि हर एक चीज क्या है, स्टेबिलिटी अचीव करना चाहती है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दैट विल बी अनस्टेबल इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये किसकी कंडीशन होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। इसको अब इसका जो लास्ट केस है वो स्टडी करेंगे हम, फोर्थ केस है। फोर्थ केस में क्या है, आपको ये गिवन मिले कि आपके पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे में डाइपोल रखी हुई है, और डाइपोल रखी हुई है 90 डिग्री के एंगल पे, डाइपोल ऐसे रखी हुई है 90 के एंगल पे, मतलब यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो मैं आपसे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करूं तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये दिस वन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। तो आप देखोगे P और E के बीच का थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। मतलब क्या है, एक कंडीशन आपके पास ये भी बनेगी, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डाइपोल मोमेंट, या डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उस केस में क्या है, यूं लिख दे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर
एट 90 डिग्री या परपेंडिकुलर, ये की बात आप समझ जाओगे, ठीक है। तो उस केस में जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा? टॉर्क होता है, आपको पता है, पी ई साइन थीटा, और साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। थीटा कितना हो गया? 90, और आपको पता है साइन 90, साइन 90 पे मैक्सिमम होता है, थीटा कितना होता है? मैक्सिमम। तो इस केस में जो टॉर्क की वैल्यू रहेगी दैट विल बी मैक्सिमम। टॉर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। मतलब मैक्सिमम टॉर्क इलेक्ट्रिक, मतलब मैक्सिमम टॉर्क इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा? पीई। कितना लगेगा बेटा? पी। इस चीज को याद कर लेना, ठीक है। मतलब इस केस में क्या है, डायपोल पे सबसे ज्यादा रोटेटिंग फोर्स लगेगा। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डोंट फॉरगेट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल रखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 90 डिग्री के एंगल पे, तो वो सबसे ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। तो ये तो हम बात कर रहे थे कि हमने डायपोल को कहाँ रखा हुआ था? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक दो केस है नॉन यूनिफॉर्म के और कर ले, ठीक है, बट वो आपकी नॉलेज के लिए है और कई बार सीबीएसई पूछ भी लेता है, ठीक है। सो एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन है इतना, ठीक है। हाँ, आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। लिख लो यहाँ पे, इफ इलेक्ट्रिक डायपोल is placed in non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा एक बात बताओ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? सेम ना हो, अलग अलग चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो। मतलब आपको ऐसी सिचुएशन दे दी जाए, ठीक है, कैसी सिचुएशन दे दी जाए? मतलब आपके पास में इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट टू राइट। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था 10, यहाँ 20, यहाँ 50, यहाँ 80 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसको लिखना जरूरी नहीं है, जस्ट मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा दी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा दी, ठीक है। अब ये मत कहना सर ये तो पैरेलल आपने दिखा दी, इस चीज का ध्यान रखना। ये बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन कर दिया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। आप इसको रियलिटी में दिखाना चाहे, ठीक है, तो रियलिटी में सिचुएशन कैसी होगी तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। ये लाइन है, रियलिटी में ऐसे बनेगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी क्या इंक्रीज करेगी। डायग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिजोल्व करने के लिए मैंने डायग्राम बना दिया, यहाँ लिख दिया इंक्रीज कर रहा है। रियलिटी में डायग्राम ये ऐसा है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी यहाँ मैक्सिमम है ना, ठीक है। ओके, इस डायरेक्शन मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने बेटा यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे डाइपोल प्लेस कर देनी है। ये मैंने डाइपोल रख दी माइनस क्यू और प्लस क्यू, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। और ये डाइपोल मैंने रख दी। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यहाँ पे कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ कैसा है? नेगेटिव। एनालॉजी को समझो, यहाँ पे मोर नेगेटिव है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज्यादा है। यहाँ पे लेस पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो माइनस क्यू चार्ज होगा इस पे फोर्स कहाँ लगेगी? ये जो प्लस क्यू चार्ज है इस पे फोर्स कहाँ लगेगी? इस डायरेक्शन में। मतलब फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज कहाँ लगेगी? इस डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा डेफिनेटली। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉजिटिव वाला इस माइनस क्यू को क्या अपनी तरफ खींचेगा? फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज इस डायरेक्शन पे लगेगी, ठीक है। अब मैं तो आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ठीक है बेटा, एक बात बताओ, दोनों देखो माइनस वाला चार्ज भी प्लस
क्यू चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, और माइनस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला पॉजिटिव वाला पॉइंट भी अपनी तरफ क्या है, अट्रैक्ट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ज्यादा फोर्स किस पे लगेगी, प्लस क्यू चार्ज पे लगेगी या माइनस क्यू चार्ज पे, प्लस क्यू पे लगेगी। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गली क्या है, अपनी तरफ प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्लस क्यू चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। व्हाट डज इट मीन, मतलब क्या है, फोर्स on plus q charge will be greater than force on minus q charge। मैं आपसे कहूं इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊंगा। इस डायरेक्शन में तो फोर्स लगेगी भाई 20 न्यूटन, इस डायरेक्शन में लगेगी 5 न्यूटन। मैं आपसे पूछूं कि नेट फोर्स कहां लगेगी, नेट फोर्स, सो नेट फोर्स विल बी इन, नेट फोर्स कहां होगी, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जहां ज्यादा फोर्स होती है और ज्यादा फोर्स में 20 वाली है, ठीक है, तो मतलब नेट फोर्स कहां लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे। सो नेट फोर्स विल बी इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दोगे तो भी काफी है, इंक्रीजिंग लिख दोगे तो और अच्छा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो बेटा अब एक बात बताओ, अब मैं सिचुएशन को रिवर्स कर देता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वीडियो को पॉज वो कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज कर लो, मैं रीअप कर देता हूं ये वाला कंटेंट, ठीक है। अब मैं एक दूसरी सिचुएशन ले लेता हूं, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में हम क्या स्टडी करेंगे, मैंने क्या करना है, फोर्थ ये सॉरी ये, हाँ इसी का ये वाला ए वाला पार्ट है, इसका ये कौन सा है, बी वाला पार्ट है। मतलब अब मैंने, मेरे पास क्या है, इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और मैंने जो डाइपोल रखी ना बेटा वो ऐसे रख दी रिवर्स सिचुएशन में, मतलब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, और इंक्रीजिंग यहाँ, मतलब यहाँ इंक्रीजिंग है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मोर, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लेस। सेम यहाँ पे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, मोर, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लेस। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहीं पे फोर्स क्या है, ज्यादा लगेगी, ठीक है ना। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, E = F/Q, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां चार्ज पे फोर्स ज्यादा। सो अब एक बात बताओ, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज पे, अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज रिप्रेजेंट करो, यहाँ पे कैसा बनेगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव। अब इस केस में जब आपने डाइपोल की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, ठीक है, तो उस केस में ये वाला जो माइनस क्यू चार्ज है, इस माइनस क्यू पे क्या लगाएगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है, मतलब फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज लगेगी इन दिस डायरेक्शन। कुछ नहीं है, जस्ट आप एक तरीके से रीजनिंग पढ़ रहे हो और कुछ भी नहीं है। और प्लस क्यू चार्ज है, इस पे ये वाला क्या है, ये वाला प्लस, इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज लगेगी लेफ्ट टू राइट। अब मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं कि किस चार्ज पे फोर्स क्या है, ज्यादा लगेगी, तो आप बताओ क्लियरली, क्या कहोगे, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, इस वाले चार्ज पे ज्यादा लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज्यादा है, ये ज्यादा रिपल्सन मिलेगी। फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज विल बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ प्लस क्यू चार्ज, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली ये क्या चीज है, वहां पे भी लिख लेना, एक ही बात है, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं आपसे पूछूं, सो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, नेट फोर्स, एक बात बताओ, ये वही कहानी होगी, ये मतलब 20 न्यूटन फोर्स तो कहाँ लग रही है, इस डायरेक्शन में, और 5 न्यूटन अब लग रही है इधर, तो नेट फोर्स कहाँ लगेगी, नेट फोर्स कहाँ लगेगी, नेट फोर्स लगेगी ज्यादा की डायरेक्शन में, 20 वाली डायरेक्शन। तो ये 20 और 5 लिखनी जरूरी नहीं है, जस्ट वैसे
समझाने के लिए बताया। सो नेट फोर्स will be in opposite to direction of increasing electric field. Okay, so my dear student, it was all about today's class. Hopefully आपने enjoy किया होगा। अब वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।